हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ आज क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण जिसका नाम है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में एवं लवण के बारे में। तो इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं, विद्युत अपघट। विद्युत अपघट किसे कहते हैं? जी हाँ स्टूडेंट, विद्युत अपघट किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, विद्युत अपघट कहलाती है। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, विद्युत अपघट कहलाती है। जी हाँ स्टूडेंट, हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन क्या होता है हम देखेंगे इसको। वैद्युत अपघटन क्या होगा? किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में, किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित जब किया जाता है तो उसका अपघटन हो जाता है और इस क्रिया को कहते हैं वैद्युत अपघटन। जी हाँ स्टूडेंट, किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट है, इसमें उदाहरण देखते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, इसमें उदाहरण देखते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विद्युत प्रवाहित किया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन प्राप्त होगा और क्लोरीन प्राप्त होगा। जी हाँ स्टूडेंट, हाइड्रोजन प्राप्त होगा और क्लोरीन प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हमारा आता है अम्ल। जी हाँ स्टूडेंट, अगला पॉइंट हमारा आता है अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? तो इसमें हम देखेंगे अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन पे धनायन देते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन पे धनायन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त, यानी हाइड्रोजन पे धनायन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं। हाइड्रोजन पे आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं, वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। एक बार फिर से हम देखेंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन पे धनायन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे उदाहरण इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब इसका क्रिया कराया जाएगा तो प्राप्त होगा H आयन, यानी H पे धनायन और Cl पे ऋणायन। H पे धनायन और Cl पे ऋणायन। उसी प्रकार से हमारा दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को जब क्रिया कराएंगे तो इस पे दो हाइड्रोजन पे धनायन आएगा और सल्फेट पे ऋणायन आएगा। हाइड्रोजन पे धनायन आएगा और सल्फेट पे ऋणायन आएगा। उसी प्रकार से हमारा तीसरा उदाहरण जो है वो एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल की जब क्रिया कराते हैं तो इस पे भी हाइड्रोजन पे धनायन आएगा, बाकी सब पे ऋणायन आएगा। तो ये हमारा हो गया अम्ल का उदाहरण। ये हमारा हो गया अम्ल का उदाहरण। आगे हम देखते हैं अम्ल के सामान्य गुण। जी हाँ स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम अम्ल के सामान्य गुण। अम्ल के सामान्य गुण में हमारा जो पहला पॉइंट है, सभी अम्लों का हाइड्रोजन
एक आवश्यक अवयव होता है। सभी अम्लों का हाइड्रोजन जो है वो एक आवश्यक अवयव होता है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट जो है प्रबल अम्ल। प्रबल संक्षारण पदार्थ हैं। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारण पदार्थ हैं, अर्थात अपने प्रभाव से, जो प्रबल अम्ल होते हैं वो अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। जो कौन से? जो अम्ल प्रबल होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट अगला है, अगला पॉइंट जो हमारा है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। जी हाँ स्टूडेंट, अम्लों की पहचान हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अम्लों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, लेकिन इसकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण, इसकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण इनको चख कर नहीं देखना चाहिए, इनको चख कर नहीं देखना चाहिए। हमारा चौथा पॉइंट जो आता है वो है अम्ल जल में विलय होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, अम्ल जल में विलय होते हैं। तो हम ऐसे देखे हैं अम्ल के 4 गुण। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अम्लों के रासायनिक गुण। जी हाँ स्टूडेंट, वो है अम्लों के रासायनिक गुण। तो देखते हैं हम अम्लों की रासायनिक गुण क्या होती है। तो अम्लों की रासायनिक गुण में सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होगा, सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब हम अम्ल को धातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखते हैं अम्ल जिंक, अम्ल जिंक, मैग्नीशियम आदि कई धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अम्ल जिंक जो है मैग्नीशियम, अम्ल जिंक और मैग्नीशियम आदि कई धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, ये जब अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन मुक्त होंगे। अम्ल के अपशिष्टों के साथ, अम्ल के अपशिष्टों के साथ एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, अम्ल के अवशिष्टों के साथ, अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं, जिसे लवण कहते हैं। अगला हमारा है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा जिंक। जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्राप्त होगा, जो हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जब हम मैग्नीशियम का क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं, मैग्नीशियम की क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट प्राप्त होगा और हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है धात्विक ऑक्साइडों से अपक्रिया। धात्विक ऑक्साइडों से अपक्रिया, वो हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। इसमें हम देखेंगे अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके, अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। अम्ल जो हैं धातु ऑक्साइडों से क्रिया जब करेंगे तो वो जल बनाएंगे और लवण बनाएंगे। जैसे इसका सूत्र हम देख सकते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, धातु ऑक्साइड और अम्ल से जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं जब कॉपर ऑक्साइड में धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड में धीरे धीरे से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो नीले
हरे रंग का कॉपर क्लोराइड बनता है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो नीले और हरे रंग का कॉपर क्लोराइड बनता है। यहाँ पर देखते हैं इसको करके रिएक्शन के द्वारा। इसका एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर देखिए, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब दोनों से क्रिया कराया गया है तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड प्राप्त हुआ है और जल प्राप्त हुआ है। कॉपर क्लोराइड और जल प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम देखे हैं धातु ऑक्साइड, ये धातु है, ये धातु ऑक्साइड है और ये अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये अम्ल है। जब इसकी दोनों की क्रिया कराई गई तो यहाँ पर लवण कॉपर क्लोराइड जो है वो लवण प्राप्त हुआ और ये H2O जल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और HCl के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराया गया तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। कैल्शियम क्लोराइड और जल प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट जो हमारा आ रहा है, ये है अम्लों के उपयोग। जी हाँ स्टूडेंट, ये है अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें पहला पॉइंट जो है, विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में, विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है, वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई करने में अम्लों का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट है सोने तथा चांदी के शोधन में, सोने और चांदी के शोधन में भी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला पॉइंट हम देखेंगे नंबर 4, उर्वरक प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, वॉशिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। यानी कि उर्वरक बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, कृत्रिम रेशे बनाने में किया जाता है, वॉशिंग पाउडर बनाने में किया जाता है अम्ल का प्रयोग। फिर अगला पॉइंट जो हमारा है वो है पांचवा, पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए। जो पेट्रोलियम उद्योग है उसके शोधन में अम्लों का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए अम्लों का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा आ गया क्षारक। अब तक हम पढ़ रहे थे अम्ल के बारे में, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में। क्षार किसे कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है। तो हम देखेंगे क्षार किसे कहते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन यानी कि OH पे ऋणायन देते हैं तथा हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई पे ऋणायन नहीं देते हैं। यानी OH पे ऋणायन देते हैं और OH ऋणायन के अलावा और किसी पे ऋणायन नहीं देते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। क्षारक के कुछ उदाहरण हम देखेंगे जो इस प्रकार से हैं। क्षारक के कुछ उदाहरण तो जैसे यहाँ पर है सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, ये हमारे क्षार के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए, जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड का क्रिया कराया जाएगा तो सोडियम धनायन आएगा और हाइड्रॉक्साइड जो है वो ऋणायन आएगा। फिर यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से जब क्रिया कराया जाएगा तो पोटेशियम धनायन आएगा, OH ऋणायन आएगा। अगला पॉइंट जो हमारा है वो हम देखेंगे क्षारों के गुणधर्म, क्षारों के सामान्य गुण, वो देखेंगे हम क्षारों के सामान्य गुण। इसमें पहला पॉइंट जो हमारा है, प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों के भांति संक्षारक होते हैं।
प्रबल क्षार जो होते हैं वो भी प्रबल अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। क्षारों का जो स्वाद होता है वो तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। हानिकारक होने के कारण इनको चख कर नहीं देखना चाहिए। क्षार इतने हानिकारक भी होते हैं, इसी कारण इनको चख कर नहीं देखना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा है, ये जल में विलय होते हैं। ये जल में विलय होते हैं। और चौथा पॉइंट जो हमारा है, चौथा पॉइंट है, छूने में क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। यदि हम क्षार को छूकर देखेंगे तो साबुन के जैसे चिकने होते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, अगला पॉइंट हमारा आ जाता है क्षारों के रासायनिक गुण। क्षारों के रासायनिक गुण। अब क्षारों के रासायनिक गुण में हम देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, धातुओं के साथ अपक्रिया। इसमें भी हम पहले देखेंगे धातुओं के साथ अपक्रिया। जब क्षार धातु के साथ अपक्रिया करता है तो क्या रिएक्शन होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। क्षार कुछ धातुओं जैसे जिंक Zn के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्षार कुछ धातुओं जैसे जिंक के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, परंतु सभी धातुओं के साथ यह अपक्रिया संभव नहीं है। जी हाँ स्टूडेंट, क्षारों की जो अपक्रिया है वो सभी धातुओं के साथ नहीं है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्षार प्लस धातु। क्षार और धातु जब क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्षार और धातु दोनों क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड ये क्षार है और जिंक जो है वो धातु है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड जिंक के साथ जब अपक्रिया करेगा तो यहाँ सोडियम जिंकेट बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है धात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। जी हाँ स्टूडेंट, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। अधातु ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्षारक के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाता है। जब अधातु क्षारक के साथ क्रिया करेगा तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ इस प्रकार से होगा। देखिए, अधातु ऑक्साइड और क्षार दोनों जब क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और जल बना। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया किया तो सोडियम कार्बोनेट बना और जल बना। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्षारों के उपयोग। क्षारों के उपयोग, क्षारों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ के विलयन प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम आते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम आते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में,
कागज उद्योग में, रेयान बनाने में तथा अनेक रसायनों के निर्माण में किया जाता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है और उसका उपयोग साबुन बनाने में, कागज बनाने में, रेयान बनाने में और अन्य रासायनिक निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा अगला आ जाता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग। जी हाँ स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग होगा पुताई करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा उद्योग में, जल की कठोरता दूर करने में। जी हाँ स्टूडेंट, पुताई करने में, रंगाई पुताई करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा उद्योग में, जल की कठोरता को दूर करने में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग किया जाता है, जो कि क्षार है, जो कि क्या है? क्षार है। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है, अगला पॉइंट जो है वो आता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर आता है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग विभिन्न अमोनिया लवण बनाने में होता है। जी हाँ स्टूडेंट, विभिन्न अमोनिया लवण बनाने में किया जाता है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग। अब हम आ जाते हैं पीएच मान। पीएच मान क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, पीएच मान के बारे में जानेंगे। पीएच मान किसे कहते हैं? तो इसमें देखेंगे हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को, जो उसमें सांद्रण बनेगा उसके ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, उसके ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में भी देख सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण, हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच कहते हैं। इसका जो, इसे हम H प्लस के द्वारा यानी H आयन के द्वारा दर्शा सकते हैं, जिसका मान होगा 10 पे माइनस pH से प्रदर्शित इसको किया जा सकता है। 10 पे माइनस pH से इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। जय हिंद।